एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और जो हमारा सीरीज चल रही है रूल्स की, ये बेसिक ग्रामर के ही रूल्स आपके चल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे विभिन्न एरर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और भाई ऐसा है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं, ये एक्सरसाइज, ये सीरीज़ बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। लगातार मिलते हुए रिस्पॉन्स से मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि पीपल आर वेरी हैप्पी विद इट। और जिन लोगों को ये रूल्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े आसान है, तो भैया ज़्यादा होशियार लोग मेरे चैनल से दूर रहें। ये ज़्यादा होशियार लोगों के लिए चैनल नहीं है, ये हमारे उन प्यारे भाइयों और बहनों के लिए चैनल है जो वाकई में इससे जो है बेनिफिट चाहते हैं। और आपको तो ये पता ही है बहुत अच्छे से कि कितने सारे लोगों ने इस चैनल से पढ़कर सफलता पाई है। तो अति होशियार, अति होशियार लोगों के लिए ये चैनल बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं कह रही हूँ, अगर उसे मेरी बात समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल से फूट लो। और जो है ये जो चैनल जो है ये बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है, those who really want to learn something. This channel is not meant for those who just come here for passing their time. So please stay away and keep calm and अपना जो है वहाँ पर, क्योंकि बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को इसका रिस्पांस इस पर बहुत बढ़िया आ रहा है। और किसी एक के कहने में आके मैं ये करूँ कि मैं अपने तर्कश में से तीर निकालने शुरू कर दूँ कि पता नहीं कहाँ से ऊट पटांग से रूल पढ़ाने शुरू कर दूँ, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाटएवर इज नेसेसरी दैट आई एम गोइंग टू टीच। क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाने के चक्कर में जो चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं उनको पढ़ाते ही नहीं है। और आप ये मान के चलिएगा किसी भी एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कभी लोग IAS और PCS की तैयारी करते हैं उनसे कहा जाता है NCERT की किताबें पढ़िए, NCERT बेस मजबूत करता है। आप उठाकर मोटी मोटी किताबें ले आए और NCERT आपने ना पढ़ रखी हो तो आपका बेस कमज़ोर है। तो वही चीज़ है, मैं बेस मजबूत कर रही हूँ। जिसे अच्छा लगे ठीक है, ना अच्छा लगे जयराम जी की, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपना शुरू करते हैं। पार्ट 31 to 40 रूल्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो 31 जो रूल नंबर है वो ये है, 31 से 40 था, पार्ट 4 ही है, ठीक है। रूल नंबर 31, रूल नंबर 31 को इस तरीके से समझिए, यहाँ से हम लोग लेते हैं सो दैट को समझेंगे कि सो दैट, हाउ टू यूज सो दैट। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि ही इज सो हैप्पी, तो ये सेंटेंस अधूरा है। आप ये मान के चलिए कि अगर भाई आप मच और मैनी नाम के डिटर्मिनर्स को छोड़ दीजिए, अगर उसके अलावा आप सो किसी एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं तो आपको दैट जरूर लगाना होगा रिजल्ट बताने के लिए। ही इज सो हैप्पी दैट ही, मतलब ये इसको तो मैं नहीं कर रही, ही इज सो हैप्पी, ये वाला पॉइंट जो है ये इसको ऐसे नहीं बना सकते। अगर हम कहते हैं ही इज सो हार्ड वर्किंग दैट he will complete this task in a week, ठीक है। he is so hard working that he will complete this task in a week. he, अगर हम he is so happy से ही बनाए, he is so happy that he will after getting the news he was so happy that he told that that thing to everyone. तो कुछ इस तरीके से है कि सो के बाद अगर आप कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो दैट से आप उसका रिजल्ट जरूर बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से इसको हटा रहे हैं कि सो के बाद एडजेक्टिव एंड दैट के बाद रिजल्ट बताया जाता है, ठीक है जी। तो ही वॉज सो हैप्पी
खाली लिखकर छोड़ दीजिए, ये मैं आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इन द एंटायर सिटी। तो या ये ऐसे जो है बताए कि आप खुश हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब सो लगा रहे हैं तो सो के बाद दैट उस फीलिंग का, उस एडजेक्टिव का रिजल्ट जो है वो बताना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। अब लेते हैं रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 का है, देखिए मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में नाउअडेज, नाउ, these days आ रहे हों, तो कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका कैसे है, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हम यहां पर ये बोलते हैं ही वर्क्स एज अ गेस्ट लेक्चरर these days, तो यहां पर these days, अगर मान लीजिए यहां पे these days नहीं होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था कि भाई वो गेस्ट लेक्चरर के तौर पे काम करता है, तो बिल्कुल सही था। लेकिन चूंकि these days आ गया, टेम्परेरी एक्टिविटी बता दी, अभी प्रेजेंट में होने वाली बता दी, तो ही वर्क्स की जगह ही इज वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर these days। अब आप ये भी सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर मैंने बोला अ ट्री इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर टेम्परेरी एक्टिविटी है तो कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे और परमानेंट एक्टिविटी है तो इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। जैसे अ ट्री स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर किसी चीज़ की, अ बॉय इज स्टैंडिंग बिफोर माई हाउस एंड अ ट्री इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का भी अंतर जो है वो समझाऊंगी। तो ये आप ये मान के चलिए टेम्परेरी एक्टिविटी इज इक्वल टू कंटिन्यूअस टेंस एंड परमानेंट एक्टिविटी इज इक्वल टू इंडेफिनिट टेंस। तो और ये जो नाउ डेज, दीज डेज या दिस टाइम, नाउ, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट में होने वाली थोड़े समय की एक्टिविटी को बारे में बताता है। इसका जो ड्यूरेशन, जो फितरत होती है वो इसके बताती है टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी काम बताने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ तक ये देख लीजिए, क्योंकि मेरे बोर्ड का कुछ नहीं पता है, एकदम से आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है वो डेटा उड़ जाता है इसका, पता नहीं आजकल इसमें क्या हो गया है। अब चला चलते हैं रूल नंबर 33 पर। रूल नंबर 33 है, देखिए डिग्रीज के बारे में हम बात करें तो डिग्रीज में पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव्स में गो या गो के, वाइज, कंपैरेटिव, वाइजर, सुपरलेटिव, वाइजेस्ट, ये 3 डिग्रीज हैं। अब पॉजिटिव कहाँ यूज करते हैं, जब कंपैरिजन नहीं हो, तो कौन सी डिग्री यूज की जाती है, पॉजिटिव। जब कंपैरिजन 2 के बीच में हो, 2 के बीच में कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री। 3 या 3 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन, सुपरलेटिव। अब इसके एग्जाम्पल से भी मैं आप लोगों को समझाती हूं कि क्या मेरा कहने का मतलब है। जैसे अगर मैंने ये लिखा कि ही इज वाइजर, तो जब हम यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं
तो ही इज वाइजर क्यों लगाएंगे? ही इज वाइज। अगर आप ये कहते हैं कि इन द गार्डन आई सॉ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो ये गलत है, क्योंकि कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं किसी से भी। फ्लावर्स, तो आप यहां पर क्या करेंगे? इन द गार्डन आई सॉ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो जब कंपैरिजन तभी करते हैं जब दो के बीच में होता है, तभी हम कंपैरिजन का यूज करते हैं। इसमें भी आप एक बात ये सुनिए कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करने में कंपैरिजन करने में यानी कि पॉजिटिव डिग्री में एज और देन, और कंपैरेटिव डिग्री में देन, कंपैरिजन करने में एज और देन के बाद, ये आपका रूल नंबर कौन सा हो गया? 34 रूल नंबर ले लेते हैं। कंपैरिजन करने में एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर कहा ही इज टॉलर देन मी, तो देखिए पहली बात तो कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा, तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। जब दो सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना कर रहे हैं तो एज और देन दोनों के बाद नॉमिनेटिव केस लगता है, तो मी नहीं आएगा, ही इज टॉलर देन आई। ही इज टॉलर देन आई का यूज जो है वो किया जाएगा। तो एक बार मैं आपको पहले यहां तक जो है दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पता नहीं क्या हो ना बचे तब तक। तो देख लीजिए, पहला है रूल नंबर 31 सो दैट वाला, कि सो के बाद एडजेक्टिव आता है तो दैट उसका रिजल्ट बताता है। ये पहला आपका जो रूल नंबर 31 है। रूल नंबर 32 नाउ डेज, नाउ दीज डेज वगैरह के साथ कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी एक्टिविटी के बारे में बताता है। रूल नंबर 33 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में मैंने आपको बताया। नो कंपैरिजन पॉजिटिव, comparison between two people there is a comparative degree, comparison between three and more than three that is superlative degree, and ये मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन करने में एज और देन के बाद नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, बिकॉज वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, टू सब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई वी यूज नॉमिनेटिव केस। एंड नाउ रूल नंबर 35, प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होता है। दैट इज बिटवीन you and I, everything is fine। अब ये है, ये preposition है। preposition everything is fine where between you and me। भाई बात ये होती है, जब preposition से कोई फ्रेज बनता है उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है, और यहाँ पर ये देखिए ये एक्चुअली पहले लगा हुआ है। एवरीथिंग इज फाइन कहाँ? तुम्हारे और मेरे बीच में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। बिटवीन यू एंड मी एवरीथिंग इज फाइन, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में भी आए, आपको हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करना है। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 35। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 36। देखिए, अगर नाउन में ly जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा।
अगर एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे, एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है ये याद रखिएगा। एडजेक्टिव कई बार ये होता है he behaved manly, he behaved manly, by behaved a verb, he manly, he is manly करते तो ये ठीक होता। he behaved how का जवाब देना है, जो हाउ का जवाब दे वो एडवर्ब होता है। अगर नाउन में ly जोड़ देंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। he behaved manly नहीं, he behaved manfully, ये एडवर्ब है। या he behaved in a manly manner। ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी नाउन में ly जोड़ रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है वो, और वो एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा। अगर नाउन में ly जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे अगर हमने ये बोला कि he gave him timely help, तो हेल्प इज अ नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, और ये देखिए जब नाउन में ly जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर नाउन में ly जोड़ेंगे, जैसे बहुत सारे हैं कि मैनली, स्लोवेनली, तो ये जो होते हैं ना ये लोगों को पता ही नहीं होता कि ये एडवर्ब्स नहीं होते। लोगों को लगता है ly लगा दिया तो वो एडवर्ब हो गया। नहीं, अगर नाउन में ly लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव में ly लगाएंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे दिस शुगर टेस्ट स्वीटली, तो ये गलत है। दिस शुगर टेस्ट स्वीट, स्वीट इज एन एडजेक्टिव, तो उसमें ly जोड़िए। ही स्पीक्स स्वीटली, ही स्पीक्स स्वीटली यानी कि वो कैसे बोलता है, स्वीटली बोलता है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव के अंतर को समझिए, तभी आप उस सेंटेंस को ठीक कर पाएंगे। अभी एग्जांपल से मैं आपको बता भी दूंगी। तो 36 एंड रूल नंबर 37। नाउ रूल नंबर 38, नाउ रूल नंबर 38, देखिए डिफरेंस बिटवीन रेज एंड राइज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेज एंड राइज, ये सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इनमें भी। रेज होता है उठाना, ठीक है, रेज, रेज द इशू, ये उसमें। राइज मतलब होता है बढ़ना, राइजिंग सन, बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ सूरज, चढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, उसे राइज कहते हैं। उठाना उसे रेज कहते हैं। ही रेज्ड अ रेलेवेंट क्वेश्चन, उसने एक रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया। अगर आप कहते हैं, अगर आप यहां पर है ही रेज्ड अ रेलेवेंट क्वेश्चन, तो उसने एक बिल्कुल सही सटीक क्वेश्चन जो है वो उठाया। एंड द प्राइसेस आर राइजिंग एवरी डे, हर रोज प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो प्राइसेस आर राइजिंग एवरी डे यानी कि चढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो रेज और राइज में ये अंतर होता है। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 38 कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेज एंड राइज। नाउ रूल नंबर 39, अगर सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और दोनों के मेन वर्ब्स अलग हैं, तो दोनों मेन वर्ब्स यूज होंगे। देखिए, आई डिड नॉट
I have not and will not go there. आप यहाँ देखिए, यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है have और एक है will. will अपने साथ लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई. have लेता है अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो नहीं है. I have not gone and will not go there. तो अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं जो अपने साथ दो अलग अलग मेन वर्ब्स लेते हैं, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के मेन वर्ब वहां पर यूज किए जाएंगे. एंड नाउ टुडेज लास्ट रूल, रूल नंबर 40. अगर सेंटेंस के बीच में neither nor so आते हैं कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन के बाद या दो अलग कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, तो neither nor so के बाद इन्वर्जन यूज होता है. दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. जैसे I do not like him nor my sister. अब ये गलत है सेंटेंस. आई डोंट लाइक हिम, ये दो सेंटेंसेस हैं. दो सेंटेंसेस को जो है यहाँ पे नॉट जो है जोड़ने का काम कर रहा है. आई डू नॉट लाइक हिम, तो यहाँ डू नॉट आ रहा है. यहाँ पर भी हम लगाएंगे सिस्टर के साथ, नॉर डज माई सिस्टर. तो यहाँ पर इन्वर्जन का यूज जो है वो किया जाएगा. अगर सेंटेंस के बीच में नीदर नॉर सो आ रहे हैं, तो उनको इस बाद आपको क्या यूज करना होगा, इन्वर्जन का यूज किया जाएगा. तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स. अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं. और हमारा जो देखिए, आज तो मैंने कोई ऐड वैड भी नहीं करा है, तो बता रही हूँ भाई, अगर आप लोगों को क्लासेस अगर आपको आप अच्छी ऑथेंटिक लाइव क्लासेस विद नोट्स, जो हम पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स नहीं देते हैं, पूरी की पूरी 5 किताबों के फॉर्म में नोट्स देते हैं. नोट्स, अब ये सिर्फ नोट्स नहीं बेचते हैं. अगर आपको ऑथेंटिक क्लासेस विद नोट्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं इंग्लिश सूत्रा के ऑफिस के नंबर पे. बाकी यू आर फ्री टू गो एनीवेयर. और ये जो क्लासेस हैं, मैं कुछ चीज़ें जो हैं मुझे बड़ी सख्त नापसंद है, मगर लोगों को चैन नहीं पड़ता है. मुझे बार बार जो है ठप्पा है, इंग्लिश सूत्रा की क्लासेस बड़ी महंगी हैं. मैं आपको एक बात सच बता रही हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ. बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाने के तरीका अपनाते हैं. 5,000 अभी ले लिए, 2,000 टेस्ट सीरीज़ के नाम पे ले लिए, 2,000 पीडीएफ भेजने के नाम पे ले लिए, या 8-9 हज़ार रुपये में केवल लिटरेचर पढ़ा दिया, 3,000 के वीडियो बेच दिए. तो मेरे यहाँ पर आपको जितनी भी फीस है, बात ये होती है, हम लोग इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो हमें कहना होता ना, लाग लपेट करके नहीं कहना आता. तो हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. ये तो आपको पता ही है कि मैं और मेरे हस्बैंड ही काम करते हैं, तो हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो ना वो साफ वो बोल देते हैं. अब बात क्या है कि जो भी हम लोग फीस लेते हैं, वो फीस जो है उसमें 2 घंटे की लाइव क्लासेस, आपका डाउट सेशन, यानी कि आपके पास जो है वो नंबर होता है, आप कभी भी जो है मुझसे जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप लोगों को नोट्स कोरियर से आपके घर पर पहुंचाए जाते हैं. और आपको जितनी भी जो जब आप पहले दिन पढ़ते हैं, तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ डेमो नाम की कोई चीज़ नहीं है. जो पढ़ाया जाता है हर दिन क्लास में जैसा पढ़ाया जाता है उसी में लोग डेमो लेते हैं. ये नहीं कि आज हमने डेमो रखा है तो हम अपने तरकश से अपने बहुत ही बेहतरीन पैने तीर निकालेंगे. भाई जैसा मैं पढ़ाती हूँ, जो पहले दिन पढ़ाती हूँ वही अंतिम दिन तक पढ़ाती रहती हूँ.
मैं एक बात ये, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, इसीलिए भी वो मेरे पर सिर्फ महंगे होने का ठप्पा लगा। और हाँ, मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ कहती हूँ, हाँ जी, मैं महंगी हूँ और मैं महंगी थी और मैं महंगी ही रहूँगी। जो लोग मुझे अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं कर सकते हैं वो भी कोई बात नहीं है। दे आर ऑल्सो माई फैमिली, दे कैन गेट बेनिफिट थ्रू माई यूट्यूब वीडियोज़। और जो केवल और केवल बकवास करते हैं वो प्लीज़ स्टे अवे, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि मैं YouTube पे कोई घटिया कंटेंट डालती हूँ, या YouTube पे आप एक बात का यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हाँ, ये मुझसे कई लोग कहते भी हैं कि मैं YouTube पे जो कंटेंट देती हूँ वो बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कईयों की पेड क्लास से भी बेहतर होता है। बस मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं YouTube पर रेगुलर नहीं रहती हूँ इसीलिए थोड़ा सा YouTube का हो जाता है। अदरवाइज मैं अपने YouTube के स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ, माई क्लासेस आर फॉर यू। मैं इस पे कभी डिस्कस नहीं करती कि मेरी फीस कितनी है, ये क्या है, वो क्या है, मैं कुछ नहीं। और प्लीज़ आपसे भी मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझसे यहाँ पर फीस वगैरह ना पूछा करें, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब इज़ नॉट मेंट फॉर डिस्कसिंग फीस एंड एड एंड ऑल दैट। नहीं, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। एक बार दिखा दिया, अच्छा लगे ठीक, ना लगे कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग जो है अपना शुरू करते हैं 31 से 40 रूल्स के स्पॉटिंग द एरर। इसमें कुछ चीजें अलग भी हैं। तो पहला जो है, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। तो ग्रीन, जो वॉल पे ग्रीन पेंट है, सूटेबल कंट्रास्ट। देखिए, अगर कंट्रास्ट जो वर्ड आता है तो उसके साथ जो सूटेबल प्रेपोजिशन होता है वो होता है टू। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कंट्रास्ट टू द येलो डोर्स। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है सी, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रास्ट। कहते हैं दिस इज अ कंट्रास्ट टू। कंट्रास्ट के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं टू। The value of the dollar declines at the rate of inflation raises। ये मैंने अभी आपको बताया था, raises मतलब होता है उठाना और rises का मतलब होता है बढ़ना या चढ़ना। The value of the dollar declines as the rate of inflation rises। तो यहाँ पर आएगा rises, ठीक है जी। तो raises नहीं होगा, raise उठाना, rise मतलब होता है चढ़ना। Now the next question is, All doubts are cleared between you and I। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगता है, इसीलिए यहाँ आएगा all doubts are cleared between you and me। Next question is, he never has and never will take such strong measures। आप यहाँ देखिए, एक हेल्पिंग वर्ब है ये, एक हेल्पिंग वर्ब है ये, विल के साथ उसका वर्ब लगा हुआ है टेक, लेकिन हैज के साथ नहीं लगा। RRIA पार्ट में टेक की जगह कर देंगे ही हैज नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक सच एंड नेवर विल टेक, will never take such strong steps। he has never taken and will never take such steps। तो यहाँ पर ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। Now the question number 5, standing on the top of the lighthouse the distant ships are clearly visible। इस चीज को ऐसे समझिए, standing on the top of the lighthouse, ये एक पार्टिसिपल है। हर पार्टिसिपल का सब्जेक्ट होता है जो नेक्स्ट उसमें दिया हुआ होता है। अगर आप डिस्टेंट शिप्स को स्टैंडिंग के पहले लगा दो, द डिस्टेंट शिप्स स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर क्लियरली विजिबल, तो ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है या डेंगल्ड पार्टिसिपल है। जब आपके पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं है तो इफ यहाँ पर आएगा, इफ वंस स्टैंडिंग ऑन या वाइल स्टैंडिंग ऑन द टॉप, while I was standing, while one stands on the top of the lighthouse, the distant ships are clearly, yeah, if someone standing on the top of the lighthouse, the distant ships are clearly visible, ठीक है। तो if one standing on the, if he is standing on the, if one is standing on the top of the lighthouse, the distant ships are clearly visible। if one is standing ऑन द टॉप, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना जरूरी है। या इफ समवन स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, आप ऐसे भी इसे ठीक कर सकते हैं।
आई हैव नॉट बीन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क, मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गया और ना ही मेरी सिस्टर। तो आई हैव नॉट बीन एंड नीदर, अब सिस्टर है तो यहाँ पर आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नेवर हैज़ माई सिस्टर। तो ये इस तरीके से जो है बनाएंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस मैंने, आई हैव नेवर नॉट बीन टू न्यूयॉर्क एंड नीदर हैज माय सिस्टर बीन। अब बीन इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेम जो वर्ब है उसका यूज करेंगे, नीदर हैज माय सिस्टर बीन टू न्यूयॉर्क। तो ये हुआ, इसमें भी पार्ट सी है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Sarita was popular with her classmates that she always had some or the other coming to her house. सरिता इतनी पॉपुलर है, मैंने आपको बताया था, जो पहला पॉइंट बताया था कि सो और दैट वाला, कि किसी चीज़ की एडजेक्टिव लगा के पहले सो लगाइए और दैट से उसका रिजल्ट बताइए। तो सरिता वॉज सो पॉपुलर, तो यहाँ आएगा सो पॉपुलर विद हर क्लासमेट्स और दैट जो है वो क्या बता रहा है, रिजल्ट। तो ये ए पार्ट में आपका एरर है। Now question number 8, the program which came on television these days in the evening is very interesting. The program which came, अब यहाँ पर ये देखिए these days से हमें समझ में आ रहा है कि ये continuous tense में आएगा। तो the program which is coming on TV these days in the evening is very interesting. तो यह प्रोग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, विच इज कमिंग ऑन टेलीविजन दीज डेज, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दैट टू एन एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। और यहाँ पर इसमें भी इज कमिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि दीज डेज से ये बता रहा है कि कंटिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे हैं। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, द कार फ्लू ऑफ द रोड, द कार रोड से उछल गई और घाटी में गिर गई क्योंकि अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर। अब यहाँ हम अमित की ड्राइविंग को किसी से कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं। जब कंपैरिजन नहीं कर रहे तो वाई यूज कंपैरेटिव डिग्री, तो अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट, तो दैट इज, इसका आंसर है डी। नो कंपैरिजन मीन्स पॉजिटिव डिग्री विल बी यूज्ड। ठीक है, अमित वॉज, अच्छा ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री नहीं है, ये एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है। एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अमित वॉज ड्राइविंग हाउ फास्ट, तो फास्ट इज एन एडवर्ब और ये एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है। इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई it was apparent to everyone that he would die if he didn't receive timely help. एक दो, if didn't receive time help। अब आप ये देखिए, help is a noun और नाउन के पहले लगता है एडजेक्टिव, नाउन में लगा दीजिए ly, तो ये हो जाएगा दैट विल बी टाइमली हेल्प। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर आप नाउन में ly जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स एन एडजेक्टिव। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 41 से 50 रूल्स में। आई होप कि ये रूल्स आपको अच्छे लगे और अगर आप कहीं पर अटकें तो वीडियो को दोबारा देख लें, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।